हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि काफ़ी कम समय में हमारे यूट्यूब पे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है अभी। और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। हमारा सोशल मीडिया से जो भी जुड़े हुए हैं, हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो नहीं भी है उसका भी तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया और अच्छा सपोर्ट किया। लेकिन मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अभी जो जगह जगह पे देखने के लिए मिल रहा है, आशिक़ रसूल से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल रोड पे ना निकले, क्योंकि वो आपसे मौके की तलाश में हैं। मौके की तलाश में है कि आप छोटी सी गलती करें और आप जिसके खिलाफ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस चीज़ों का मांग कर रहे हैं, उसके खिलाफ तो कानूनन कार्रवाई नहीं हो रहा है, लेकिन याद रखिए कि आपके ऊपर हो जा रहा है। ठीक है, तो आप छोटी सी भी गलती ना करें, बाहर रोड पे बिल्कुल ना निकले और संविधानिक दायरे में, संविधानिक तरीके से, कानून के दायरे में रह करके आप अपनी मांग रखें। लेकिन सही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यूआर कोड स्क्रीन के ऊपर है, आप ये वीडियो देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा किस तरीके से करना है। ठीक है, और आप लोगों को रोड पे नहीं निकलना है, आप सबसे पहले ये काम कर लीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों से आगे की बात करता हूँ, लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करने वाले का ऑनलाइन कंप्लेंट कीजिए। देखिए, कैमरे के ऊपर क्लिक करना है गूगल पे जा करके, और उसके बाद आपको क्यूआर कोड का स्कैन कर देना है। और उसके बाद देखिए क्यूआर कोड के ऊपर एक लिंक आ चुका है, लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है आपको। और इस तरीके से देखिए यहाँ सिग्नेचर पे क्लिक करना है। सिग्नेचर पे क्लिक करने के बाद ऊपर में देखिए आप वहाँ पे मोहम्मद परवेज मेरा नाम है, तो ऊपर मोहम्मद, नीचे परवेज, और उसके नीचे जीमेल आईडी, और मैंने उसको छुपा दिया है। ठीक है, इस तरीके से करके लोकेशन ऑटोमेटिक ले लेगा। और उसके नीचे यहाँ देखिए सिग्नेचर जो दिख रहा है, ये सारा कुछ हो चुका है। उसके बाद आप सिग्नेचर पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ नीचे सिग्नेचर पे क्लिक करने का देखिए आपका सक्सेसफुली हो चुका है। और ये कॉपी लिंक करने के बाद आप किसी को शेयर कर सकते हैं। देखिए सक्सेसफुली हो चुका है। और इस तरीके से आप रोड पे ना निकले, इस तरीके से। तो ये जो अभी आपने वीडियो देखा कि ये जो करने का तरीका जो इसमें बताया गया है, ये संवैधानिक तरीका है और कानून के दायरे में रह के ये काम करने का तरीका है। ठीक है, और आपको घर बैठे ये काम करना है, रोड पे बिल्कुल नहीं निकलना है। और ये चीज़ का शुरुआत हमारे रजा भाई ने किया है और काफ़ी अच्छा है ये तरीका कंप्लेन करने का। आपको रोड पे बिल्कुल नहीं निकलना है। और आपको अपने, अगर आप आशिक़ रसूल हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से चले हैं, उसके तरीके पे चलिए। यकीनन आपके तौर तरीका को देख करके जो लोग आपसे नफ़रत करते हैं, वो भी आपसे मोहब्बत करने लगेंगे। आपको अपने सब्र करके दिखाना है, और काफ़ी अच्छा आप लोग कर भी रहे हैं माशाल्लाह। तो आप लोगों को लास्ट तक बिल्कुल इसी तरीके से, आपको आशिक़ रसूल है तो आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलना है। बिल्कुल किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है, किसी के भी धर्म को बुरा नहीं बोलना है। सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है, जो यूपी से हो रहा है, यहाँ गुजरात से हो रहा है। तो आप लोग बिल्कुल रोड पे ना निकले, देखिए इस वीडियो को। अभी 3-4 दिन से यूपी और गुजरात में एक क़यामत बरपा है। क़यामत क्या है? किसी मुसलमान ने एक बैनर बना दिया जिस पे लिखा हुआ आई लव मोहम्मद। भाई आई लव मोहम्मद, आई लव जीसस, आई लव कोई भी चीज, गांधी जी, आई लव नेहरू जी, आई लव इवन मोदी जी, ये कौन सा खतरनाक बात है? ये आई लव मोहम्मद के ऊपर जो है तकरीबन 300 घर तोड़ दिए गए, 21 लोग जो है 21 मुकदमे दायर किए गए। कल रात को अभी गुजरात के अंदर प्लेन क्लोज में जाकर के उन्होंने घरों के दरवाजे तोड़ के अंदर गए, लोगों के हाथ पांव तोड़े। ये कौन सा कानून है? ये तो यूरोपीय यूनियन में नहीं है। आज जब देहरादून में शिक्षकों ने आंदोलन किया, और शिक्षकों के आंदोलन के दौरान जब शिक्षक लोग मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़े, उस दौरान जितने भी पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे, किसी भी पुलिसकर्मी की वर्दी पर नेम प्लेट नहीं था। ये लोग कौन हैं? कैसे प्रमाणित होगा ये पुलिस वाले हैं? क्या ये पुलिस के भेष में गुंडे हैं? क्योंकि इनकी नेम प्लेट नहीं है। इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ये गुंडाराज को बढ़ावा देना चाहते हैं? इनकी नेम प्लेट होना बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ा पर्सन चिन्ह है। क्या पुलिस के दम पर ये डराना चाहते हैं? और हमारा तो मानना ये है, अभी आप जो वीडियो देखे, तो देश के अलग अलग राज्य में, अलग अलग जगह पे ये हो रहा है। तो आप सतर्क रहें, बहुत होशियारी से, बहुत समझदारी से काम करें। बिल्कुल इस तरीके से जज्बात में ना आए। आप जिसके लिए प्रदर्शन करते हैं उसको तो गिरफ्तार नहीं किया जाता है, लेकिन आपको ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपका ही घर को गिरा दिया जाएगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल रोड पे ना निकले। सोशल मीडिया की ताकत को पहचानिए और सोशल मीडिया पे आइए। किसी भी मौलाना की बातों में ना आइए। जब आप गिरफ्तार हो जाएंगे तो कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं है। आपका बीवी बच्चा, आपका परिवार, आपका माँ बाप आपके लिए परेशान होएगा। और आप मुसलमान हैं तो देश से मोहब्बत आपका आधा ईमान है।
तो जाहिर सी बात है, आप देश से कितनी मोहब्बत करते हैं ये दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है। देश से मोहब्बत करना ही हमारा आधा ईमान है। तो इस बात से साबित हो रहा है कि हम देश से कितनी मोहब्बत करते हैं, और देश के लिए आपको रोड पे नहीं आना है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है। कोई भी मौलाना अगर आपको रोड पे निकलने के लिए बोल रहा है तो बिल्कुल रोड पे अभी ना निकले, क्योंकि आपके लिए और आपको सपोर्ट के लिए कोई भी खड़ा नहीं होने वाला है। देखिए, इस वीडियो को आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट तक बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। आखिर कब तक ये कौम किसी मौलाना के जज्बाती बहकावे में आकर के गलत कदम उठाती रहेगी? आई लव मोहम्मद का बैनर निकाल करके रैली निकाल रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस वक्त पुलिस ने बेहिसाब लोगों पर लाठी चार्ज की, कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। अब वो लोग जमानत के लिए दर दर ठोकर खाएंगे, और जिस मौलाना ने इनको भड़काया था वो मौलाना अपने घर पे शांति से बैठेंगे। हालांकि गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इनकी गिरफ्तारियां लंबी नहीं होती। प्रोटेस्ट नहीं करना था, रोड पर नहीं निकलना था। आपको पता है क्या करना था? करना ये था कि जिस वक्त उन 20-22 लोगों के खिलाफ आई लव मोहम्मद लिखने पर FIR दर्ज हुई थी, उसी वक्त मुस्लिम में एक टीम बनाई जाती और वो टीम जाकर के कोर्ट पहुंचती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कोई भी तंजीम कोर्ट में नहीं गई, बल्कि अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों को रोड पर निकाल दिया, जबकि पता है कि कोई आपके इस इंतजार में है कि आप रोड पर निकलो और फिर आप पर सख्ती की जाए। कब समझोगे यार? पहले आपको अपना लीडर चुनना है, अपनी पार्टी को मजबूत करना है। जब तक आपके हक के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, जब तक आपके सपोर्ट में बोलने वाला कोई नहीं रहेगा, आप इसी तरीके से मार खाते रहेंगे। सेकुलरिज्म की बात करने वाला आज आपके साथ नहीं खड़ा है। आपके हर मसले पे और आपके हर मुद्दे पे कौन खड़ा है, आप खुद देखिए, खुद जानिए, और आप काम के नाम पे वोट दीजिए, किसी को भी हराने और जिताने के लिए नहीं। कौन हारेगा और कौन जीतेगा, किसका सरकार बनेगा, किसका सरकार नहीं बनेगा, ये आप ठेका नहीं लिए हुए हैं। किसी पार्टी को हराने का और किसी पार्टी को जिताने का ठेका आप नहीं लिए हुए हैं। आपके लिए काम कौन कर रहा है, देश के लिए काम कौन कर रहा है, देश हित में काम कौन कर रहा है, आपको ये देखना है। उस हिसाब से आपको वोट देना है। आप निकलिए, देश हित में वोट दीजिए। देश के हक के लिए जो आवाज़ उठाए, देश के भलाई के लिए जो काम, देश के लिए जो काम करने की बात करे, ऐसे लोगों को आप वोट दीजिए। आप शुरुआत तो कीजिए, लोग आपके साथ। एक किसी शायर ने कहा है क्या खूब कि मैं अकेला ही निकला था, लोग साथ आते गए और कारवां बनता चला गया। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप देखिए इस वीडियो को और ओवैसी साहब किसी हेलीकॉप्टर के मोहताज नहीं है, बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, जमींदार हैं, हेलीकॉप्टर उनके पास है, चल लेंगे। वो नीचे साइकिल से या पैदल चलने वाले नहीं, वो बहुत बड़े जमींदार और अच्छे परिवार के, ठीक है। इनके मोहताज नहीं। इनको डर ये है कि बिहार में चुनाव होने जा रहा है, ओवैसी साहब बिहार में चुनाव लड़ाएंगे तो लालटेन बुझ जाएगी लालू प्रसाद यादव की, उनका बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। यहाँ अखिलेश यादव जी के खिलाफ 400 सीट पे कैंडिडेट खड़े करेंगे, मुसलमान सब उधर चला जाएगा। 8% यादव की कहानी नहीं, मुसलमान 18% करेगा। ये इनको डर सता रहा है। ये मुसलमान के नाम पे वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान को प्रतिनिधित्व, नुमाइंदगी नहीं देना चाहते। पार्टी तो बनाइए, आप अपने आप को मजबूत तो कीजिए। बहुत सारे हिंदू भाई भी हैं जो इस देश के लिए और इस देश के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत सारे हैं जो आपके मुद्दे पे और आपके लिए, आपके सपोर्ट में आवाज़ उठा रहे हैं। कुछ लोग आपके खिलाफ है तो बहुत सारे लोग आपके सपोर्ट में भी हैं। देखिए इस वीडियो को किस तरीके से आपके सपोर्ट में और आपके हक में आवाज़ उठा रहा है लोग। योगी सरकार में मकबरा तोड़ना गलत बात नहीं है, लेकिन मोहम्मद साहब के लिए प्यार का इजहार करना गलत बात है। जी हां, फतेहपुर में नफरतबाजों ने मकबरा को तोड़ा, पुलिस ने डंडा चार्ज नहीं किया, बल्कि पुलिस हंस-हंस के बात कर रही थी। लेकिन बरेली में कोई धर्म स्थल नहीं तोड़ा मुसलमानों ने। मुसलमान सड़क पे उतरे और आई लव मोहम्मद साहब के लिए प्यार का इजहार कर रहे थे, और पुलिस डंडा बरसाने। आप आशिक़े रसूल हैं तो नबी के बताए हुए तरीके पे चलिए। जो लोग आपसे नफरत करता है वो भी आपसे मोहब्बत करने लगेगा। आप अपने नबी के तरीके से चलिए। देखिए इस मौलाना को कितने अच्छे से समझाया, ये मौलाना की बातों से आप लोग कितना सहमत है, देखिए इस वीडियो को। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला मसला 15-20 दिन से चल रहा है। नाम बताओ जरा हिंदुस्तान के किसी बड़े मौलवी का जिसका बयान है, बताओ बताओ, उस मौलवी का नाम बोलो। किसी बड़े MP का, किसी मुसलमान वजीर का, याद करके बताओ, दिमाग पे जोर लगाओ। 24 घंटे मोबाइल चलाते हो, हाँ जी। अभी अगर चंदा करना हो तो सारी मस्जिदों में ऐलान हो जाएगा, पूरे मुल्क की। अभी अगर रैली करनी हो तो सारे मदरसों की ड्यूटी लग जाएगी। आ जाओ भाई। और जब कौम दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कोई भी नहीं। और इल्जाम किसको दे रहे? सरकार को। सरकार ने थोड़ी कहा है कि तुम बगैर शाह सवार के, बगैर अपने लीडर के, बगैर अपने कायद के आओ। सरकार तो पहले कह रही है अपने लीडरों के साथ आओ, हमारे साथ बैठ के बात करो। तो हुकूमत से तो कोई बात कर ही नहीं रहा।
अगर उत्तर प्रदेश में भी वाकया हुआ है तो क्या उत्तर प्रदेश के बड़े मौलवी, बड़े मेंबर पार्लियामेंटान और बड़े बड़े एमएलए क्या वहां के मुख्यमंत्री के पास गए वक्त लेके मिलने के लिए कि जनाब ये तकलीफ हमें पहुंची है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए? गया है? बताओ जरा, चेक करो, सुबह शाम व्हाट्सएप चलाते हो। और भाई जिससे काम कराना है उसको मेमोरेंडम पे कराया कि नहीं? आप आ रहे हैं लुधियाना मुझसे मिलने, बाहर ही चक्कर लगा के चले जाएंगे, तो इसमें उसका क्या कसूर है जिससे मिलना है? वो मेरे तक तो पहुंचे नहीं, तो कोई सलीका नहीं, कोई कायदा नहीं है क्या? और सिर्फ इश्क इसी तरह थोड़ी अदा होगा कि हम चंद रैलियां निकालें इश्क अदा हो जाएगा। किसी गैर की बेटी को देख के आंखें झुका लिया करो, आप आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाएंगे। सामान तोलते हुए उसको जायद दे दिया करो थोड़ा सा, आप आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाएंगे। ताकत में होने के बावजूद अपने से कमजोर को माफ कर दिया करो, आप आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाएंगे। गरीब की मदद कर सकते हो तो आगे बढ़कर करो, आप आशिक रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाएंगे। ये जो नबी अलैहि सलाम का इश्क है, ये धरनों से थोड़ी हुआ है, रैलियां निकालने से थोड़ी हुआ है। ये मुसलमानों ने अपने किरदार में, अपने खून में इसको शामिल किया हुआ है। तो इस ट्रेंड को बदलें। ये नहीं हो सकता कि हम बिना नमाज पढ़े सड़क पे उतर जाएं, फिर लड़ाई झगड़ा हो जाए और फिर हम पर मुकदमा हो जाए, फिर आराम से 6-6 महीने अंदर रहें, कोई पूछने ना आए। ये ट्रेंड इस्लाम में नहीं है। करना है तो ज़ाब्ते के साथ अपने लीडरों को बोलो, मैदान मुंतखब करें, हुकूमत से बात करें, मेमोरेंडम तैयार करें, हुकूमत के लोगों को वहां बात फिर भी वही होगी, लेकिन की जा रही है तो उसमें सिवाय नुकसान के कोई दूसरा चीज सामने नहीं आ रही। तो अभी आपने मौलाना साहब का बात सुना, तो मौलाना साहब की बातों से आप लोगों को क्या समझ में आया? आप लोगों को बिल्कुल तरीके से चलना है, मौका बिल्कुल नहीं दीजिए ना। देखिए अभी आपने थ्री इडियट फिल्म देखा होगा, उसके अंदर जो रणछोड़ दास का जो किरदार निभाया गया है, जो आमिर खान जो उस फिल्म के अंदर जो किरदार निभाया है, वो देश को कितना कुछ दिया, लेकिन देख लीजिए कि सरकार की नज़रों में अगर वो भी चढ़ गया तो सरकार उसको भी नहीं छोड़ा। तो आप लोग तरीके से चलिए, आपका इनको भी देखिए। अब कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नजारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके ईसीओ पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है, उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नजारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ मेरी देश सेवा की यही एक आखिरी कड़ी रह गई। जो इंसान देश के लिए इतना काम किया हो, देश को इतना सारा मेडल दिया हो, देश का इतना नाम रोशन किया हो, सरकार की नज़रों में वो भी चुभने लगा, तो हम और आप क्या चीज़ है? मीडिया की ताकत को समझिए। मीडिया चाहे तो किसी को भी हीरो बना सकता है और किसी को भी विलन बना सकता है। और सोशल मीडिया की ताकत को इजराइल का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो है वो भी मान रहा है इस बात को। सोशल मीडिया पे अपनी बात रखिए। सोशल मीडिया से आप कहीं भी है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे है, तो अपने संवैधानिक तरीके से और कानूनन तरीके से, कानून के दायरे में, कानून से बाहर बिल्कुल नहीं जाइए। मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ। बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ है आप लोगों का, जो मतलब बहुत सारे आशिक रसूल का वीडियो वायरल हुआ है, जो जज्बात में वो वर्ड बोल के चले गए जो वर्ड उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। आप आशिक रसूल है, ये बात नहीं भूलिए। आपके नबी का क्या तरीका है, जिस नबी के लिए आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उस नबी का तरीका क्या है? आज पूरा अरब मुसलमान है उनके इखलाक की वजह से ना। तो आप अपने नबी का, नबूवत का सिलसिला खत्म हो चुका है और आप आखिरी नबी में हैं। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और ख़त्मुल नबी है, तो नबियों वाला काम आपको मिला है। तो हर नबी के ऊपर जुल्म हुआ है और हर नबी को लोग सताए हैं और हर नबी बर्दाश्त किए हैं। मैं कोई मौलाना नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मुझे उतना नॉलेज भी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जो मुझे नॉलेज है टूटा फूटा, वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमसे ज़्यादा समझदार हैं आप लोग। तो आप लोग नबियों वाला काम करें। आपकी जिम्मेदारी है कि दुनिया के अंदर शांति लाना, और आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपनी इखलाक से, अपनी मोहब्बत से साबित करना कि मुसलमान क्या होता है, मुसलमान क्या चीज़ है। वो अपने इखलाक से साबित करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इखलाक से साबित किए, उसके इखलाक की वजह से आज पूरा अरब मुसलमान है। तो आप अपने किरदार को बनाइए और याद रखिए कि ये सोशल मीडिया और ये मीडिया, देखिए मीडिया चाहे तो किसी को भी विलन बना सकता है और किसी को भी हीरो बना सकता है। देखिए ये भी वीडियो। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद का एक भड़काऊ भाषण का वीडियो वायरल हुआ है। उमर खालिद वाज मेकिंग स्पीचेस कॉलिंग फॉर राइट्स। हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे।
दंगों के खालिद की अब खैर नहीं। खालिद ने भाषण से दंगों के लिए उकसाया। फिर से सुन लेते हैं उमर खालिद ने क्या कहा, किस तरीके से भड़काया। अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठा के लहराएंगे, अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हर में अपने हाथ को बुलंद करेंगे, अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गाते गाते हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद करने नहीं देंगे। उमर खालिद मतलब दंगों का पोस्टर बॉय, ये तो दंगा बाबू निकला। तो उमर का स्पीच happened in Amravati around 8 days before the riots. ठीक है, and it happened in Amravati. What happens in Amravati stays in Amravati. It never came to Delhi. And it was a speech where he said that महात्मा गांधी ने अगर लड़ने का हमें सबसे बड़ा हथियार कुछ दिया है तो वो अहिंसा दिया है, वो सत्याग्रह दिया है। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है, और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को छोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे, आप लोग निकल कर आएंगे। so no way that can be a riot inducing speech, right? Kapil Mishra on the other hand, on the day of the riot stood in front of the camera and told the DG कि जब तक ट्रम्प साहब है हम शांति से रहेंगे, वो चले जाने के बाद हम, he said this and the riots happened that day. Now this guy now tweeted a 40 seconds edited clip of the Amravati speech and said that this is the conspiracy of the riot. सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं, मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, जो समझ में आएगा वो सब कुछ करेंगे, लेकिन रास्ता खाली कराएंगे। उनको आज ये समझ में आ जाना चाहिए। मैं दोबारा कहता हूँ, सीएए वापस नहीं होगा सड़क पे बीबियां बिठाने से। ये सारी गलतफहमी, ये शेर शेरनी बकरी बकरियां, सारी गलतफहमियां दूर कर देंगे। Nothing has happened to Anurag Thakur and Kapil Mishra, who were seen and heard on TV and social media provoking violence. Something did happen in the case of Kapil Mishra. When a judge of the Delhi High Court said, "Why aren't you filing an FIR against Kapil Mishra?" he was transferred. मीडिया चाहे तो किसी को भी हीरो बना सकता है, मीडिया चाहे तो किसी को भी विलन बना सकता है। तो मीडिया की ये ताकत है। तो सोशल मीडिया की ताकत को आप पहचानिए। सोशल मीडिया पे आप कानून के दायरे में रह करके अपनी बात रखिए, संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखिए, गांधी जी के बताए हुए तरीके से चलिए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहब ने जो कहा है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है, तो मैं ये बात आप लोगों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। मुसलमान शिक्षा में काफ़ी पीछे है कि ये वक्त की जो संपत्ति है उसका सही इस्तेमाल करे, मुसलमानों को शिक्षित करे। कॉलेज, अस्पताल, एजुकेशन में मुसलमान पीछे है तो उसको एजुकेशन में सपोर्ट करे। हमारी बातों से आप लोग सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जो लोग काम नहीं कर पा रहा है उसको चाहिए कि दूसरे लोगों को उस कुर्सी पे बैठाए, उसके हवाले करे अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो। नहीं तो देश हित में काम करे। नबियों वाला काम आपको करना है और आपको चाहिए कि सभी मुसलमान को, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके से आप लोगों को चलना है। हमारे देश के अंदर में अमन और शांति कायम करना है। हमारे भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। तो इस चीज़ों के लिए आपको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। देश को आपने बहुत कुछ दिया है और देश को बहुत कुछ आप लोगों को अभी देने की ज़रूरत है। देश को बहुत आगे तक लेके जाने की ज़रूरत है। आप अपने लीडर को पहचानिए और अपने लीडरशिप को मजबूत कीजिए। लीगल टीम होना चाहिए मुसलमानों के पास, वकीलों का लीगल टीम होना चाहिए कि जब मुसलमानों के ऊपर कहीं भी जुल्म होता है तो उसके खिलाफ केस लड़ने के लिए एक लीगल टीम होना चाहिए। आप लोगों का क्या मानना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और ओवैसी साहब का जो बिहार में जो अभी चुनाव का जो रैली चल रहा है, चुनाव की वजह से जो भाषण हो रहा है, बिहार में चुनाव आने वाला है, तो उसका पूरा वीडियो देखिए और आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। देखिए, अख्तरुल ईमान साहब ने खत लिखा है, फिर अख्तरुल ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। और फिर अख्तरुल ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको आप 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है। ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है।
तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई या हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। अख्तरुल ईमान ने खत लिखा मोहतरम लालू प्रसाद यादव को, बाप को खत लिखा, तो बेटा बोलता मुझे खत नहीं आया। अगर मैं किसी के घर में जाकर आपके वालिद से, बाप से मिलूं, आपकी मां से कहूं कि मेरे लिए दुआ दीजिए, और जब आपके बाप को ये और मां का आशीर्वाद मुझे मिल गया, तो बेटा नहीं बोल सकता कि तुमने मुझसे आशीर्वाद नहीं लिया। ये हमारे घर के आदाब हैं। हमारे बड़ों को हम सर का ताज बनाकर रखते हैं। अब नहीं मालूम कि तेजस्वी ये क्यों किए, नहीं मेरे को नहीं मिला। हमने उसकी हुज्जत को पूरा करने के लिए अख्तर भाई से कहा कि इसको भी आप एक खत लिख दीजिए। अख्तर भाई ने कहा लिखूंगा जरूर, मगर पहुंचाने का तरीका कोचा दामन का होगा, सीमांचल का होगा। तो अख्तर भाई ने ढोल बजाकर उसके घर पर जाकर ये लेटर दे दिया, खत दे दिया। तो तेजस्वी बोलते मुझे डराने के लिए आए। अरे डराने के लिए कहां, एक खत देने आए तो तुम डर गए? इतना डर क्यों है तुमको? हम तो डराने के लिए नहीं आए थे। ना हम डराते ना हम डरते। हम डरने वाले सिर्फ रब्बे कायनात से है जो जमीन और आसमान का खालिक है। हम मखलूक से नहीं डरते, ना वजीर आजम मोदी से डरते, ना किसी सियासी लीडर से डरने वाले हम। अख्तर साहब ने खत दिया। खत में क्या लिखा कि हमको सिर्फ 6 MLA दो, 5 तुम जीत चुके। तुम जीत गए तो मंत्री मत दो। हम सिर्फ एक ही बात लिखे कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ ताकि सीमांचल को इंसाफ मिले। जिस तरह बिहार के दूसरे इलाके के लोग इंसाफ से, इज्जत से जिंदगी गुजार रहे हैं, सीमांचल की जनता भी वही चाहती है। सीमांचल की जनता ये नहीं कह रही है कि आसमान से तारे तोड़ के लाके दो। सीमांचल की जनता बोल रही है अगर पटना में एम्स बनता है तो सीमांचल में भी एम्स बनाओ। सीमांचल की जनता ये नहीं बोल रही है कि मुझे आसमानों में उड़ना है। सीमांचल की जनता ये बोल रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस को मजबूत करो। सीमांचल की जनता का मुतालबा यह है कि जब बारिश में सैलाब और पानी आता है, जमीन के कटाव को रोका जाए। सीमांचल की जनता ये कह रही है कि ब्रिज बनाओ। अब नीतीश कुमार के दौर में जो ब्रिज बनता है जमीन में धंस जाता है। ये हमारे मुतालबात थे। अब इसके बाद भी अगर कोई जोकर बी टीम बोलेगा तो याद रखो तुम्हारा टीटी कर देंगे हम। हमने सब चीज खोल खोल कर बता दिया आपको। हमने बिहार की जनता को बता दिया। हमने सीमांचल के घर घर तक अख्तरुल ईमान ने अपने खत के पैगाम को पहुंचा दिया। और अगर हमसे लोग आकर पूछे कि आप खत लिखकर क्यों कमजोरी के मुजाहरे कर रहे हैं, हम उनको भी कहे और आपको भी कह रहे हैं अख्तरुल ईमान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और किस वक्त बढ़ाया? जब तुमने हमारे 4 MLA को खरीद लिया। इसके बावजूद भी हमने आला जरफी का मुजाहरा किया। क्यों किया? कि हम नहीं चाहते कि बिहार में मोदी की हुकूमत दोबारा बने। हम नहीं चाहते कि बिहार में दोबारा मोदी का मुख्यमंत्री बने। हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अगर कोई राजद वाले दोस्ती के बढ़ावे हाथ को कमजोरी की निशानी समझते हैं तो याद रखो ये हाथ बड़े दराज है, तुम्हारे गिरेबान के तार से खेलने के लिए भी तैयार है। ये तुमको फैसला करना है। और हम भारत के प्रधानमंत्री को एक पैगाम देना चाह रहे हैं, आप सीमांचल की जनता की बेइज्जती करना बंद करिए। अमित शाह आप देश के गृह मंत्री हैं, आप सीमांचल की जनता की बेइज्जती करना बंद करिए। यहां पर गयूर भारत के लोग रहते हैं, यहां पर इंसानों की बस्ती है, जिसको तुम्हारी हुकूमत ने 11 साल से, उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत ने, उससे पहले वाजपेयी की हुकूमत ने, उससे पहले नेहरू के साथ से लेकर अब तक भारत का सबसे पसमानदा इलाका अगर कोई है तो सीमांचल का है। अगर कोई इसका इनकार करता है तो वक्त और जगह बता दो। वैसे अख्तरुल ईमान आकर तुमको 10 मिनट में तुम्हारे कपड़े उतार कर बताएंगे सीमांचल से तुमने कैसा किया। हमारे पास हमने किताब निकाली सीमांचल के ऊपर। हमने एक्सपर्ट्स को बिठाकर बताया कि सीमांचल से को कैसा लूटा गया।
हम भारत के प्रधानमंत्री मोदी से कह रहे हैं, जब तुम दोबारा आओगे सीमांचल को वो घुसपैठी का नाम मत लो। अगर कोई घुसपैठी है तो बांग्लादेश की खातून जो दिल्ली में बैठी है उसको हाथ पकड़ के बांग्लादेश में ढकल दो। वो बांग्लादेश से भाग कर आकर मोदी को अपना भाई बनाकर बैठी और तुम हम भाइयों को बोल रहे कि हमारे पास बांग्लादेशी है। मोदी जी, जो तुम्हारी बहन बांग्लादेश से आकर बैठी उसको ले जाकर बांग्लादेश में छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ सकते तो हमारे हवाले करो, हम किशनगंज से ले जाकर उसको उनके पास पेश कर देंगे। 65 लाख नाम इलेक्शन कमीशन ने निकलवा दिए, मगर क्या ये घुसपैठी का नाम आया? अगर बीजेपी, आरएसएस सीमांचल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, हम उनको बता रहे हैं कि जब चुनाव के रायदही का दिन आएगा, मतदान का दिन आएगा, सीमांचल का एक एक बच्चा, सीमांचल की एक एक मां, सीमांचल का एक एक बुजुर्ग निकलकर वोट के जरिए तुमको पैगाम देगा कि ये भारत की सरजमीन है, यहां पर कोई बांग्लादेशी नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी तो बहुत से जलसे होंगे, ये एक नुक्कड़ सभा है। हम तो सिर्फ चंद चीजों को, चंद अहम बात को आपके सामने रखकर जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को कबूल करेंगे और हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि दोबारा जब असेंबली के इलेक्शन होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, जो मजलिस का उम्मीदवार होगा इंशाअल्लाह ताला वो गद्दारी नहीं करेगा। कोचा दामन से हम आपको यकीन दिला रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और वो लोग जान भी लें, जो पार्टी का वोट है वो पार्टी के नाम पर पड़ता, शख्सियत के नाम पर नहीं पड़ता। कोचा दामन की जनता, मैं तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर अपील कर रहा हूं, तुम बता दो उन जालिमों को जिन्होंने हमारे 4 लोगों को खरीद कर अपना घर का गुलाम बना दिया कि तुमने वोट पार्टी को दिया था, शख्सियत को नहीं दिया था तुमने। आज अगर असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे सामने खड़ा है तो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी अपने मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से और मेरी पार्टी जमात की वजह से। मैं अगर आज तुम्हारे दरमियान में बोलने की सलाहियत रखता हूं तो अल्लाह का करम है और मेरी पार्टी का फजल है। मैं मर भी जाऊंगा, इस जमीन में चला जाऊंगा, मगर इंशाअल्लाह ताला जमात बाकी रहेगी। याद रखो, बहुत से लोग कहते हैं कि ओवैसी तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं, हम मौत से डरने वाले नहीं हैं। किसी शायर ने अच्छा कहा था कि मौत क्या है, फकत सिर्फ एक आलम माना का सफर। हर एक जो आएगा जाएगा जमीन में, फिक्र मत करो, कोई 200 साल जिंदा नहीं रहेगा, हम सब जाएंगे। बड़े तुरुमुखा हैं वो सब चले गए, मगर हम जब तक जिंदा रहेंगे, हम गीरत को सामने रखकर, हम अपने मिजाज को सामने रखकर अपनी इज्जत नफ्स को किसी के सामने नीलाम करने नहीं देंगे। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सीमांचल की लड़ाई भारत की मजबूती की लड़ाई है, सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई बिहार के विकास की लड़ाई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिला है कि लालू प्रसाद यादव का दूसरा बेटा तेज प्रसाद यादव अलग से अपनी एक पार्टी बना रहा है। हो सकता है ओवैसी साहब का उसके साथ गठबंधन। तो आप लोगों का क्या मानना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।